हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 3, क्योंकि वीडियो जो है बीच में टर्मिनेट हो गया था, तो यहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। ग्राउंड वाटर लेवल जो है पंजाब का डिप्लीट होता जा रहा है ना, कम होता जा रहा है एकदम। ठीक है, तो पानी तो एकदम कम होता जा रहा है क्योंकि ओवर एक्सट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, और केमिकल्स जो है, फर्टिलाइजर जो पेस्टिसाइड्स यूज किए जा रहे हैं, वो भी ग्राउंड वाटर में जा रहा है, जिसकी वजह से इंसानों की हेल्थ जो है उस पे खतरा पहुंच रहा है। यहाँ पर देखो एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर दिखाया गया, और वेट जो पेडी फील्ड है, यहाँ पर भी खूब सारा पानी रहता है जब भी चावल की खेती की जाती है। ऑलमोस्ट जो 80% जो एरिया है ना पंजाब का, उसको ओवर एक्सप्लॉइटेड डिक्लेयर कर चुके हैं, है ना? क्योंकि इसमें जो है बहुत ज़्यादा इसमें एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है, पानी निकाला जा रहा है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो इसमें से बहुत सारा पानी निकाला जा रहा है। रिस्टोर और रीजनरेट उतना हो नहीं पा रहा है। ओके, ओवर एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है यहाँ पर पानी का। ठीक है, मतलब निकाला जा रहा है। तो हम देख सकते हैं कि फूड सिक्योरिटी जो है, वो शॉर्ट टर्म में तो ठीक है, आप बहुत सारा पानी निकाल रहे हो, वैसे भी चावल हमारे देश से एक्सपोर्ट होता है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। राइस जो है हम बहुत सारा एक्सपोर्ट करते हैं, तो राइस नहीं, हम अपना पानी एक्सपोर्ट कर रहे हैं एक्चुअली में, है ना? तो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस जो है इसके बहुत खतरनाक है। ओके, तो यहाँ देखो पंजाब का मैप दिया हुआ है, एंड चंडीगढ़ जो यूनियन टेरिटरी है उसके बारे में बताया हुआ है। तो इतना सारा एरिया जो है यहाँ से पानी निकाला जा चुका है, ये जो एक्सप्लॉइटेड रीजन है। ठीक है? तो ये देखा, अब हम देखते हैं जैसलमेर फोर्ट दिया गया है राजस्थान का, ये मड का स्ट्रक्चर है ना? 12th सेंचुरी में बनाया गया था। ओके, और फिर दोबारा से इसको ठीक किया गया, है ना? सैंडस्टोन से। ओके, सैंडस्टोन को यूज करके। अब हम देखते हैं केस ऑफ सीमेंट, सीमेंट का देखते हैं हम। तो हम इमेजिन ही नहीं कर सकते सीमेंट के बिना जिंदगी, है ना? मतलब इतनी सारी बिल्डिंग हो गई, जमाने की चीजें बनते हैं आज के टाइम पे, स्ट्रक्चर उसमें सीमेंट तो लगती है। हमारे घर हो गए, स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, हॉस्पिटल हो गए, जितनी भी बिल्डिंग्स बन रही है, ब्रिज बन रही, रोड बन रही, एयरपोर्ट बन रहे, सब में सीमेंट की जरूरत पड़ रही है। तो जो प्रोडक्शन होता है सीमेंट का, इसको ना मोस्ट पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री में आता है। ठीक है, सीमेंट बनाते हैं ना, तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन फैलता है। जो प्रोसेस होता है ना प्रोडक्शन का, तो ये ना फाइन डस्ट, पहले तो फाइन पार्टिकल रिलीज करेंगे, जिसकी वजह से जो ना हमारे फेफड़ों में जाता है, हमारे लंग्स में जाता है। ठीक है, और जो एनिमल्स हैं उनको भी डैमेज करता है। एनिमल्स हो गए, उनके जो फेफड़े हैं उनको भी, और हम जो इंसान है उनको भी अफेक्ट करता है ये, है ना? ये जो है प्लांट जो होते हैं ना, पत्ते, उनकी लीव्स पे जाकर के बैठ जाता है ये सीमेंट की जो फाइन डस्ट होती है। तो इससे क्या होता है, इनकी जो यील्ड कम हो जाती है ना? इनकी ग्रोथ वगैरह सब कुछ कम हो जाती है, क्योंकि प्लांट्स के जो पत्ते होते हैं ना, उसके थ्रू ही इवेपोरेशन होता है ना? इसके थ्रू ही वो जो है CO2 जो फोटोसिंथेसिस कर करके ऑक्सीजन वगैरह बनाते हैं, है ना? और सॉइल जो है वाटर पोल्यूशन भी होता है, साथ साथ ये फाइन डस्ट जो है सॉइल में भी बैठती है, और जो है वाटर में भी जाकर के बैठती है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है, ये गाइडलाइन भी लेकर के आए सीमेंट फैक्ट्रीज के लिए, ताकि पोल्यूशन को कम किया जा सके और एलिमिनेट किया जा सके। पर इनकी गाइडलाइन कोई फॉलो नहीं करता ना हमारे देश में। ओके, तो एडिशन इसके साथ-साथ हम और चीज़ें देखें, तो अगर हम इसके अल्टरनेटिव मटेरियल को देखें, जो कि रिड्यूस कर सके पॉल्यूशन को, तो इसमें आता है यूज़ ऑफ ट्रेडिशनल मटेरियल। तो स्टोन हो गए, पत्थर हो गए, मड हो गए, है ना? इसको यूज़ करना। न्यू प्लांट बेस्ड मटेरियल बनाया जा रहा है। रिसाइकल मटेरियल हो गया वेस्ट से, तो हम सीमेंट की जगह इनको यूज़ करके ना बनाए चीज़ों को, सही रहता है, इससे पॉल्यूशन कम होगा। यहाँ पर देखो, ये ना कम्युनिटी बिल्डिंग दी गई है ओरोविल, जो कि जो ओरोविल अर्थ इंस्टीट्यूट जो है यूनेस्को का, ये जो चेयर होल्ड करते हैं, तो ये ना मॉडर्न बिल्डिंग है जो मड से बनाई गई है स्पेशल टेक्निक का यूज करके। ओके, तो ऐसी टेक्निक का यूज करके थोड़ा महंगा पड़ता है ये चीजें, पर हाँ, अगर गवर्नमेंट इसमें सपोर्ट करे तो ठीक है ना? पॉल्यूशन वगैरह भी कम होगा। ट्रेडिशनल मटेरियल्स हो गए, मेथड्स हो गए, उनको कंबाइन करो ना। अब जो ट्रेडिशनल चला आ रहा है और आज के टाइम पर मॉडर्न है, उसको दोनों को मिला करके मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस को यूज करके हम नया मटेरियल बना सकते हैं जो कि सस्टेनेबल हो। ओके, तो पुराना ज्ञान और आज का ज्ञान को मिला लो ना, उसके साथ में कोई अच्छी सी चीज बना दो। तो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन होगा, जिससे क्या होगा, पॉल्यूशन कम हो, है ना? लोकल एम्प्लॉयमेंट मिले लोगों को। ओके, तो ये चीज़ें, और क्लाइमेट को भी अपने दिमाग में याद रखो, है ना? तो सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर के काम करो, तभी तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। यहाँ पर देखो वृक्ष या आयुर्वेदा के बारे में बताया गया है। एक एंशिएंट इंडियन बॉटनिकल साइंस है, जो कि फोकस करता है स्टडी एंड केयर ऑफ प्लांट एंड ट्रीज। तो ये हमारा ज्ञान है हमारे देश का। इसमें जो टर्म है ना, संस्कृत टर्म वृक्ष, तो इसका मतलब होता है ट्री। ओके, पेड़। और आयुर्वेदा का मतलब होता है साइंस ऑफ लाइफ इन अर्थ। हम्म। ओके, तो
तो ये जो ट्रेडिशनल नॉलेज है ना, ये सिस्टम जो बैक्स मतलब बहुत ही साल पुराना ये नॉलेज है हमारे देश का, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसको ना फॉर्मलाइज़ किया गया टेक्स्ट में, जैसे कि सूरापालाज़ वृक्ष या आयुर्वेदा, ये जो है किताब लिखी गई 10th सेंचुरी में, ताकि लोगों को भी इसका ज्ञान हो सके। इसमें ना रिकमेंडेशन दी गई है, इसमें बताया गया है कि कोई प्लांट होता है ना, तो उसको ग्रो करना डिफरेंट सॉइल्स में, है ना? और कई सारी मेथड भी प्रोवाइड की गई हैं कि सीड को कलेक्ट कैसे करते हैं, प्रिज़र्व कैसे करते हैं और प्री प्लांटिंग ट्रीटमेंट वगैरह की, जो प्लांट को लगाने से पहले की चीज़ें। तो इरिगेशन टेक्निक्स भी दी दी गई हैं इसमें, तो इन चीज़ों को हम फॉलो कर सकते हैं ना। तो प्लांट स्पीशीज़ से रिलेटेड भी ये सारी चीज़ें दी गई हैं। ग्रोथ, उसकी ग्रोथ कैसे होती है, सीज़नल कंडीशन, सीज़न के अकॉर्डिंगली भी होता है ना। तो स्पेसिफाई करते हैं कि पेस्ट वगैरह जो कीड़े वगैरह लग जाते हैं ना प्लांट में, तो उसको मैनेज कैसे करना है। और नेचुरली किस तरीके से इन पेस्ट वगैरह को हम दूर रख सकते हैं। प्लांट्स जो हैं, उनको साथ में कैसे ग्रो कर सकते हैं। ये जो फॉर्म है ना सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का, इसके थ्रू क्या होता है, क्रॉप रोटेशन वगैरह को प्रमोट कर सकते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं सॉइल हेल्थ को, है ना? तो अगर क्रॉप रोटेशन की जाती है और जो मिक्स्ड क्रॉपिंग की जाती है ना, कई जो अलग जैसे कि यहाँ पर कोई प्लांट लगा दिया और यहाँ पर दूसरी फसल लगी हुई है। तो इससे क्या होता है, सॉइल अच्छे से हेल्थ उसकी अच्छी रहती है। वृक्ष आयुर्वेदा ऑफर करते हैं, एडवाइस बताते हैं, एडवाइस देते हैं कि किस तरीके से हम जो प्लगिंग जो सॉइल को ना खेती करने के पहले जो ऊबड़-खाबड़ किया जाता है, तो उसको किस तरीके से कर सकते हैं जिससे सॉइल का मॉइस्चर लॉस ना हो और उसके साथ-साथ जो लिविंग ऑर्गेनिज़्म जो होते हैं ना सॉइल में, जैसे कि फंगी, बैक्टीरिया एंड अर्थवर्म, वो भी ग्रो हो सके, है ना? तो ये जो है सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं सॉइल को एंड क्रॉप को भी। अब हम देखते हैं सिक्किम का केस। पीमा की फैमिली जो है, उनका एक फार्म है सिक्किम में। वो जो है उनकी उपज जो है क्रॉप की जो जो मतलब कि क्रॉप लगाई ना, तो उससे यील्ड बहुत कम हो रहा था। ओके, तो क्रॉप से ज़्यादा मिल नहीं रही थी चीज़ें, है ना? और ऊपर से जो है एक्सपेंसिव जो केमिकल इनपुट थी, उसकी वज़ह से उनके ऊपर कर्ज़ा भी चढ़ता जा रहा था। जो केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं ना क्रॉप में, तो उसकी वज़ह से कर्ज़ा चढ़ता जा रहा था। जैसे लगाते हैं ना, क्रॉप लगाई कि इसमें से जो है 2 कुंटल गेहूँ निकल के आया, है ना? तो ये जो है जैसे इन्होंने कोई क्रॉप लगाई तो उससे बहुत कम निकल के आ रहा था, है ना? जो आउटपुट था उसका। जब स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस की पॉलिसी कि प्रमोट करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग, सिक्किम अपने देश का फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट है, ठीक है? तो ये स्टेट में ना पेमा की फैमिली ने डिसाइड किया कि ये ट्राई करते हैं। तो ये ईज़ी नहीं था क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा पेशेंस की भी ज़रूरत होती है। इनिशियली यील्ड जो है कम हो गई क्योंकि सॉइल जो है रिकवर कर रही थी ना, इतने सालों तक उसने केमिकल सहा है। अब उसको दोबारा से रिकवर करने में टाइम तो लगेगा। यहाँ पर देखो आपको पिक्चर दी गई है, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है सिक्किम में हो रही है। तो फैमिली ने स्विच किया कंपोजिट पे, ठीक है? कंपोस्ट पे सॉरी। तो पेस्ट को सॉरी नेचुरल पेस्ट को प्रिपेयर किया है ना, पेस्ट रिपेलेंट को, जो कि पेस्ट को दूर करते हैं, है ना? जो भी जीव-जंतु होते हैं ना, जो कि नुकसान पहुँचाते हैं पौधों को। जैसे कि नीम का यूज़ किया, गार्लिक का यूज़ किया, है ना? लहसुन का, नीम का यूज़ किया। तो इसकी वज़ह से बहुत सारी क्रॉप ग्रो होने लगी, है ना? तो पेस्ट रिपेलेंट का उन्होंने यूज़ किया नेचुरली। 5 साल तक देखा तो पेमा की फार्म जो है अच्छे खासे ग्रो करने लगी, थ्राइव करने लगी, है ना? तो वो जो है अपना जो कार्डमम हो गया, ठीक है? इलायची वगैरह, जिंजर हो गई, अदरक और ट्रेडिशनल वेजिटेबल्स वगैरह अच्छे खासे प्राइसेज़ में बेचने लगे वो लोग। 2016 में सिक्किम जो है बिकेम 100% ऑर्गेनिक स्टेट, है ना? जिसकी वजह से फार्मलैंड जो है सर्टिफाइड, इनको ना ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट भी मिल गया और सिक्किम जो है ऑर्गेनिक स्टेट भी बन गया, है ना? तो इफ़ेक्ट जो देखने को मिला ट्रांसफॉर्मेशनल, कि लोकल बायोडायवर्सिटी भी अच्छी खासी फ्लरिश करने लगी, है ना? बेनिफिट होने इससे ना इंसेक्ट वगैरह बर्ड भी दोबारा से आने लगी और ग्रीनरी भी दोबारा से आने लगी। टूरिज़्म भी बढ़ता गया, लोग देखने आ रहे थे किस तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है और सब लोग चाहते हैं कि अच्छा मटीरियल खाएँ, है ना? तो इनसे ही लोग वेजिटेबल्स भी खरीदेंगे। फार्मर की इनकम बढ़ने लगी 20% से ज़्यादा एवरेज देखें तो। क्योंकि लोग भी ना पैसे दे देंगे पर अच्छा खाना उनको मिले बिना केमिकल फर्टिलाइज़र का, तो सब लोग प्रेफ़र करते हैं ये चीज़ें। आज के टाइम पर सिक्किम की देखें तो ग्लोबल का लिए मतलब पूरे वर्ल्ड के लिए मॉडल है। तो सिक्किम दूसरे स्टेट्स के लिए भी तो मॉडल बन सकता है ना, दूसरे स्टेट्स भी इसको फ़ॉलो कर सकते हैं। तो इन्होंने दिखाया पूरे रीजन को किस तरीके से आप जो ट्रांज़िशन कर सकते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज़ की तरफ एंड इम्प्रूव कर सकते हैं इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक आउटकम्स।
तो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को फॉलो करो और उसके साथ-साथ जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग को, तो फार्मर्स की इनकम भी बढ़ेगी और बायोडायवर्सिटी भी ग्रो करेगी वहाँ की। रिस्पॉन्सिबल एंड जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज, तो ढंग से हम अपनी रिसोर्सेज का यूज करें, यहाँ पर ये देखेंगे हम। अगर हम नॉन रिन्यूएबल की केस में देखें तो हमें इंश्योर करना होता है कि हम रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करें कि वो और लंबे समय तक चले। आगे की जो ह्यूमैनिटी है, जो आगे के लोग रहेंगे, उनके लिए भी सस्टेनेबल अल्टरनेटिव हम ढूंढ के रखें, है ना। तो हम ना, अगर रिसोर्सेज खत्म भी हो जाएँ तो हम ऐसे अल्टरनेटिव सोच रहे हैं कि आगे के जो लोग हैं ना, आगे की जनरेशन है, उनके लिए भी और रिसोर्सेज रहें। ठीक है? तो हम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे फोकस कर रहे हैं। कई सारे इसके पर्पस हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पर देखो सैटेलाइट इमेज बताई हुई, वन ऑफ द लार्जेस्ट सोलर पार्क जो है राजस्थान में, वर्ल्ड का सबसे मतलब बड़े पार्क में से एक है। तो यहाँ पर अच्छी खासी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ओके, तो यहाँ पर बताया गया है, ये देखो सोलर पैनल दिख रहे हैं आपको, है ना? सैटेलाइट इमेज है ये। ऐसे इस तरीके से ना सोलर पैनल लगाए जाते हैं। फिर ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, है ना? तो ये सोलर जो फार्म है नियर रायचूर कर्नाटका में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी बनाई गई थी इंडिया की लीडरशिप ने। इंडिया ने बहुत ज़्यादा, इंडिया और फ्रांस दोनों ने बहुत प्रमोट किया था इसको। इंडिया एंड फ्रांस ने लॉन्च किया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस को 2015 में। ओके, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ जो है, उसकी मीटिंग हो रही थी, तो उसमें ये लॉन्च किया गया था। अभी फिर से उसकी मीटिंग होने वाली है ब्राज़ील में। तो कोएलिशन ऑफ सनराइज़ जो भी जी सनशाइन कंट्रीज़, मतलब कि जिन देशों में अच्छी खासी सूरज की किरणें पड़ती हैं, उन कंट्रीज़ ने कमिट किया कि हम जो है सोलर पावर को अच्छे से यूज़ करेंगे, हार्नेस करेंगे उसको। तो अलायंस जो है फ़ोकस करती है कंट्री को जिसके पास में अच्छी खासी सनलाइट मिलती है पूरे साल, है ना? तो हमारे देश में भी पूरे साल अच्छी खासी सनलाइट आती है। इंडिया ने हेल्प किया कि कई सारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स वग़ैरह इकट्ठे किया जा सके, ताकि जो है सोलर प्रोजेक्ट जो है डेवलपिंग नेशंस में लगा सकें। है ना? जो कंट्रीज़ गरीब हैं, जो मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं, वो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वो ना कोशिश कर रहे हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज़ तक उनकी तरह बन पाएँ। तो शेयर करेंगे, टेक्निकल एक्सपर्टीज़ वगैरह को यूज़ करेंगे, है ना? और अफोर्डेबल फाइनेंसिंग के थ्रू जो है हम फोकस करेंगे किस पे? सोलर एनर्जी पे। भादला सोलर पार्क बनाया गया, इंडिया का सोलर एम्बिशन दिखाता है, ये डेमोन्स्ट्रेट करता है किस तरीके से जो हमारा देश जो है ट्रांज़िशन कर रहा है, ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज़ से हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, ये दिखा रहा है। हम जो भारतीय हैं, तो हमारे लिए जो अलायंस है ना, इससे हम एनवायरनमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रहे हैं और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, दोनों चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। जब हम सोलर से एनर्जी बनाएँगे तो हम फॉसिल फ्यूल के ऊपर हमारी डिपेंडेंस कम हो जाएगी और जब इसके ऊपर डिपेंडेंस कम हो जाएगी तो पॉल्यूशन भी कम होगा। उसके साथ-साथ जो है ग्लोबल वार्मिंग जो है ना, टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो भी कम होगा। ठीक है? और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, नई जॉब जनरेट हो रही हैं, तो लोग इस सेक्टर में काम कर सकते हैं। अगर हम इन इश्यूज़ को डील भी कर लें, तो हमारे दिमाग में ये भी रहता है ना कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं और जो असेस हो सके रिसोर्सेज़ का, मतलब पानी, हवा दोनों की बात करें तो ये भी अनफ़ेयर है। कई सारे लोग जो हैं अभी भी उनके पास में पानी तक नहीं पहुँचता है, वो अनहाइजीनिक जो मतलब पॉल्यूटेड वाटर का यूज़ करते हैं। कई सारे पोर्शन है हमारे देश में ऐसे हैं, कई सारे रीजन जहाँ पर पानी भी असेस नहीं है। क्लीन एयर की बात करें तो दिल्ली ने तो अपने आप को बर्बाद करके रखा है ना? दिल्ली में देखें तो मोस्ट पॉल्यूटेड रीजन देखने को मिलता है ये हमारे देश का। तो कई सारे एरियाज़ हमारे देश में ऐसे हैं जहाँ पर रेगुलर सप्लाई नहीं मिलता है वाटर का और ये भी है ना कि क्वालिटी वाटर मिले, हो सकता है पॉल्यूटेड वाटर आ रहा हो, है ना? तो एयर पॉल्यूशन की वजह से जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह करती हैं और एक्सेसिव जो फॉसिल फ्यूल को जला कर के यूज़ करते हैं, तो इससे हम जो है इसकी वजह से हम अफ़ेक्ट हो रही है, हमारी ज़िंदगियाँ अफ़ेक्ट हो रही है लोगों की, है ना? तो जो लोग अपने आप को इससे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, वो तो अफ़ेक्ट हो ही रहे हैं ना। तो देखने को मिला जितने भी पॉलिटिशियन थे दिल्ली में, उन्होंने अपने घरों में एयर प्यूरीफायर लगा लिया, बाकी जनता जाए भाड़ में, है ना? तो सारा गंद मचा के रखी है इन लोगों ने। तो वी मस्ट रिमेंबर, हमें ये याद रखना चाहिए कि जो हमारा रिलेशनशिप है ना नेचर के साथ में, और हमें एक्ट करना चाहिए स्टीवर्ड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज़ के तौर पे, है ना? ताकि हम फ़ोकस करें किस चीज़ पे फ़ोकस करना, रिस्टोरेशन पे, रीजनरेशन पे एंड सस्टेनेबिलिटी पे। तो हमें रिसोर्सेज़ को प्रॉपर्ली यूज़ करना चाहिए, जुडिशियस यूज़ करना चाहिए, उसको एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, जो मिल रहा है हमको हवा, पानी जो भी मिल रहा है उसको पॉल्यूट नहीं करना चाहिए। भगवद गीता में भी बोला गया है लोका संग्रह, जो आइडिया है इसका मतलब क्या है, तो हर किसी को इसका मतलब क्या है कि लोक संग्रह का मतलब है कि हर किसी को ना अपनी पर्सनल डिज़ायर पे लिमिट लगानी चाहिए और सभी लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए। सभी लोग अच्छे से रह सकें, है ना? सस्टेनेबिलिटी पे फ़ोकस करना चाहिए। तो अब टाइम आ गया है कि इस चीज़ को हम सीरियसली लें, है ना? तो अब देखते हैं, हम बहुत बड़ा चैप्टर था, है ना? बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ी। तो नेचुरल रिसोर्सेज़ के बारे में जाना, नेचुरल रिसोर्सेज़ ऐसे मटीरियल और सब्सटेंसेस जो कि नेचर में हमको मिलते हैं और हमारे ह्यूमन्स के लिए वैल्यूएबल हैं। है ना? कई सारे डिफरेंट वे होते हैं कैटेगराइज़
यूटिलाइज़ करने के नेचुरल रिसोर्सेज़ को, रिन्यूएबल एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सॉरी रिन्यूएबल रिसोर्सेज़, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज़ के तौर पे हमने देखा। रिसोर्सेज़ कर्स भी हो सकते हैं, है ना? तो ओवरकम करते हैं इसको थ्रू इन्वेस्टमेंट एंड इन द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स। जब ह्यूमन के पास में टेक्नोलॉजी होगी, स्किल्स होगी, तभी वो जो है रिसोर्सेज़ को यूज़ कर सकते हैं, वरना रिसोर्सेज़ पड़े हुए हैं। तो किसी देश के पास में रिसोर्सेज़ होना इसका मतलब ये नहीं कि वो देश जो है अमीर हो जाएगा, ओके? तो हमें विजिलेंट रहना चाहिए। तो इस तरीके से मतलब हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम रिसोर्सेज़ को एक्सप्लॉइट ना करें। जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज़ हमको मिले हैं ना, पेड़-पौधे हो गए, जितनी भी रिसोर्सेज़ हमको मिली हैं, वाटर हो गई, एयर हो गई, तो उसको पॉल्यूट करके बर्बाद ना करें, है ना? उसको एक्सप्लॉइट ना करें, ओवर एक्सप्लॉइट ना करें। जुडिशियस यूज़ करें हम उसको, है ना? प्रॉपर यूज़ करें और आगे की जनरेशन के लिए भी उसको रखें, है ना? तो वाइस यूज़ करें हम, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज़ को भी ध्यान से यूज़ करें और उसके अल्टरनेटिव भी ढूँढ के रखें ताकि आगे की जनरेशन को उससे फ़ायदा हो। हम जो है इसका ध्यान रखें, तो यही चीज़ें हम चैप्टर में पढ़ा है हमने, है ना? तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज़ वगैरह सब कुछ हमने समझा, तो आपको ये चैप्टर कैसा लगा? तो आप लाइक करके बता सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू।